हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। इस वीडियो में हम लोग खोटा का 20 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कल से हमने खोटा का एक सीरीज चलाया है जिसमें हम खोटा के 20 क्वेश्चन को डेली डिस्कस करते हैं। तो उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में भी हम खोटा के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो हमारा खोटा का नोट्स है, स्क्रीन पे नंबर है आपका व्हाट्सअप नंबर 8003803082। तो इस पर मैसेज करके आप बाय कर सकते हैं हमारा खोटा का नोट्स को, जिसके माध्यम से खोटा जो है तो बहुत आसान आपको लगेगा और बहुत जल्दी जो है आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं पूरा खोटा नोट्स। अगर 10 दिन भी अगर आप 3-4 घंटा देते हैं खोटा में तो मान के चलिए कि 100 क्वेश्चन आएगा खोटा में, जिसमें से आप इसको बहुत जल्दी कवर कर लेंगे खोटा सिलेबस को पूरी तरह से। और 100 में से मेरे ख्याल से 80 क्वेश्चन जो है तो आपको हमारा नोट्स से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है आज का, दामोदर कोराइन नाम का जो पद भाग में आपका सिलेबस में मेंशन है तो उसका जो अंतिम सर्ग है वो कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले दामोदर कोराइन का अंतिम सर्ग के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे दामोदर कोराइन जो है तो सबसे पहले इसके बारे में याद रखिए कि दामोदर कोराइन जो है तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, शिवनाथ परमानिक के द्वारा। और इसका प्रकाशन जो है पहली बार 1986 में हुआ था। और प्रकाशक का नाम क्या है, तो प्रकाशक का नाम है इसका छोटा नागपुर खोटा विकास केंद्र बोकारो। ठीक है, तो ये याद रखिए कि इसका लेखक है दामोदर कोराइन का शिवनाथ प्रमाणिक। प्रकाशन कब है, 1986 में प्रकाशित किया गया था। और कहाँ से इसका प्रकाशक का नाम क्या है, तो ये है छोटा नागपुर खोटा विकास केंद्र बोकारो। इसमें टोटल जो है तो इसमें टोटल 6 सर्ग है, यानी कि सर्ग का मतलब इसको जो है तो भाग कहा जा रहा है। तो ये दामोदर कोराइन जो है तो इसमें 6 भाग है, यानी कि 6 सर्ग है। जिसमें से जो पहला सर्ग है तो वो कौन सा है, तो पहला सर्ग मेला है। दूसरा जो है तो वो है सरंची कमल। तीसरा है राजवैद। चौथा कौन सा है, तो वो है हून। पांचवा जो है तो वो है अमर चट्टान। और छठा जो है तो वो है हड़प्पा। तो यहाँ पे दामोदर कोराइन का अंतिम सर्ग पूछा जा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, हड़प्पा। अगला है बैगन पौड़ा। एक मिनट। अगला है बैगन पौड़ा संग कभी कौन चीज़ खाए के कहो हथ, यानी कि बैगन पौड़ा के साथ जो लेखक हैं तो वो कौन सा चीज़ खाने के लिए कहते हैं लोगों को। ठीक है, तो ये सबसे पहले याद रखें कि ये जो बैगन पौड़ा जो है तो ये कविता कौन सा बुक में है। तो ये जो बैगन पौड़ा नाम का कविता है तो ये एक मौनी फूल जो पुस्तक है, एक मौनी फूल, तो उसका कविता है ये बैगन पौड़ा। एक मौनी फूल जो है तो इसमें टोटल 31 कविता है, उनमें से है एक बैगन पौड़ा। और एक मौनी फूल जो पुस्तक है तो इसका जो लेखक है उसका नाम भी याद रखना है आपको कि इसका लेखक का नाम क्या है। तो इसका लेखक है संतोष महतो। संतोष महतो जो है तो वो लेखक हैं एक बैगन पौड़ा कविता के और एक मौनी फूल के। और एक मौनी फूल में टोटल कविता का संख्या जो है तो वो 31 है, वो भी याद रखना है। और इसी में ये जो कविता है बैगन पौड़ा तो इसमें कवि कौन सा चीज़ खाने के लिए कहते हैं बैगन के साथ, यानी कि बैगन पौड़ा यानी कि बैगन भरता। ठीक है, तो उसके साथ ये मूढ़ी खाने के लिए कहते हैं। और खोटा भाषा में ये जो मूढ़ी है तो उसको खजारी कहा जाता है जो कि चावल से बनता है। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, मूढ़ी खाने के लिए कहते हैं लेखक। अगला है चैठगर कर माने की हवह है, यानी कि चैठगर जो खोटा शब्द है तो इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, चैठगर हम लोकल लैंग्वेज में खोटा भाषा में जो है जैसे कि जो बहुत ही फुर्तीला होता है तो उसको कहा जाता है चैठगर। ठीक है, बहुत फुर्तीला जो रहेगा एकदम हमेशा एकदम तंदुरुस्त रहेगा, फुर्तीला रहेगा, तो उसको चैठगर कहा जाता है। यानी कि चैठगर जो है तो एक पॉजिटिव शब्द है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे देखें जैसे जागरूक, चेतनशील, सजग, ये तीनों होगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ई शोभे। अगला है अगला है सप्तल साड़ा कौन किताब से लेल गेल है। तो ये सप्तल साड़ा जो है तो ये कौन किताब से लिया गया है। ठीक है, तो सप्तल साड़ा कौन किताब से लिया गया है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो सप्तल साड़ा है तो ये आखिर है क्या। तो सप्तल साड़ा जो है तो ये एक कविता है। और ये जो कविता है कौन सा बुक में संकलित है, तो जो ए के झा हैं, अजीत कुमार झा, तो उनके द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है खोटा काठे पैदे खंडी, तो उसमें टोटल है 19 कविता। और उन्हीं 19 कविता में से एक है सप्तल साड़ा। ठीक है,
तो याद रखिए कि सपटल साड़ा कविता कौन सा बुक में है, ए.के. झा के द्वारा जो लिखा गया बुक है खोटा काठेक पैदक खंडी उसमें। और ये सपटल साड़ा जो है तो इसका रचना 1964 में किया गया था ए.के. झा के द्वारा, यह भी याद रखना है। तो यहाँ पे सपटल साड़ा कौन किताब से ले गए हैं, तो ऑप्शन में हम देखें तो यहाँ पे जो है ए.के. झा का जो बुक है खोटा काठे पैदे खंडी वो है ही नहीं, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, एकर में कोनो नाय। अगला है जंगली कौन कहानी के पात्र ला गए, यानी कि जो ये जंगली नाम का जो पात्र है तो ये किस कहानी में इसका जिक्र मिलता है। तो जंगली कौन सा कहानी का पात्र है, तो देखिए ये कौन सा कहानी का पात्र है, क्या उबार में है, जिंदगी डवान में है, छैहर में है या हुब में है। तो उबार जो कहानी है तो इसका जो मुख्य पात्र है वो है झबरू। और झबरू जो है तो उसका 3 बच्चे हैं जिसमें से एक रहता है बिहारी, तो इसमें जंगली नहीं है। दूसरा जो है तो वो है जिंदगी डवानी, तो ये जो जिंदगी डवानी है तो इसी का पात्र है जंगली। जंगली पे ही बेस्ट कहानी है जिंदगी डवानी, ठीक है। तो जिंदगी डवानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जिंदगी डवानी, यहाँ पे डवानी का मतलब क्या है खोटा में, तो इसका मतलब है रुदन या दुख, ठीक है। ये जो है जंगली तो ये ग्रेजुएट लड़का है लेकिन इसको नौकरी नहीं मिलता है और बहुत ज़्यादा उम्र हो जाता है, और किसी भी फॉर्म भरने के लिए जो एज सीमा होता है तो वो उसका एक्सपायर हो चुका है, अब वो कोई सरकारी फॉर्म भी नहीं भर सकता है। तो गांव में जो है सभी उसको बूढ़ा बूढ़ा कह के पुकारने लगते हैं, बुढ़वा दादा बच्चे लोग उसको कहते हैं। और उसका घर में भी कोई इज्जत नहीं करता है, उसका भाभी लोग उसका इज्जत नहीं करता है। और जंगली का एक बचपन का दोस्त का नाम है अशोक, कहानी में मिलता है इसका जिक्र, अशोक, ठीक है। तो ये सारा जो है जिंदगी डवानी से संबंधित है। और ये कहानी जिंदगी डवानी कौन सा बुक में है, तो ये जो है आपका जो सौंधमाटी पुस्तक है तो उसी का कहानी है। अगला है जंगली बचपन के संगी कौन रहत, ठीक है। तो अभी हमने बताया कि जो जंगली का बचपन का दोस्त था तो उसका नाम था अशोक, जिसका शादी में वो गया था और उसका बेइज्जती हो गया था, तो ये अशोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है समय कटवा ताश खेला कहानी के मुख्य पात्र कौन है, ठीक है। तो समय कटवा ताश खेला कहानी का जो मुख्य पात्र है ये कौन कौन है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है तो वो हम देख लेते हैं। एक है चिन्मय मुखर्जी, आनंद कुमार और बाल कृष्ण साव, तो ये तीनों जो है तो समय कटवा ताश खेला कहानी का पात्र है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। इनको शॉर्ट में जो है जो ये कहानी है समय कटवा ताश खेला तो उसमें ABC कहा जाता है। ए से हो जाएगा आनंद कुमार, बी से हो जाएगा बाल कृष्ण साव और सी से हो जाएगा चिन्मय मुखर्जी, जो कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा उम्रदराज है ये चिन्मय मुखर्जी, यानी कि सी। और इसी का जो है आँख खराब हो जाता है जिसके इलाज करने के लिए इसको ले जाया जाता है चेन्नई, ठीक है। तो ये याद रखना है कि ये तीनों जो ABC है तो इनका जिक्र मिलता है कौन सा कहानी में, समय कटवा ताश खेला में। और ये समय कटवा ताश खेला जो कहानी है कौन सा बुक में संकलित है, तो ये जो आपका छैहर पुस्तक है जिसको लिखा है चित्रंजन महतो चित्रा ने, जिसमें टोटल 10 कहानी है, तो उसी का एक कहानी है समय कटवा ताश खेला। अगला 28वां नंबर का सवाल है दामोदर पारसनाथ बाउंड्री डहर यात्रा पाठ जो है तो ये कैसा रचना है, ठीक है। तो ये किस तरह का रचना है, क्या ये कहानी है, यात्रा वृतांत है, शब्द चित्र है या निबंध है, ठीक है। तो दामोदर पारसनाथ डहर यात्रा जो है तो ये किस तरह का कहानी है, मतलब कि ये क्या है, खोटा भाषा में कहानी है, यात्रा वृतांत है, शब्द चित्र है, क्या है। तो ये जो है एक यात्रा वृतांत है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा तो ये हो जाएगा यात्रा वृतांत। दामोदर पारसनाथ बाउंड्री डहर यात्रा, यहाँ पे देख ही सकते हैं डहर यात्रा यानी कि यात्रा, ठीक है। तो ये यात्रा वृतांत है। और ये यात्रा वृतांत जो है तो ये किसके द्वारा मतलब कि लिखा गया है, तो याद रखिए कि इस सबसे पहले इसको याद रखने का मतलब कि जैसे कि दामोदर हो गया, पारसनाथ हो गया, मान लीजिए कि पारसनाथ पहाड़ी पे चढ़ के आप बंसी बजा रहे हैं तो बंसी से हमेशा आपको याद रहेगा बंसी लाल, ठीक है। तो याद रखिए कि दामोदर पारसनाथ बाउंड्री डहर यात्रा जो है तो ये लिखा गया है बंसी लाल के द्वारा। और ये कौन सा बुक में है, ये यात्रा वृतांत किस बुक में है, तो ये 10वां क्लास का जो दू डार जिरहुल फूल है तो उसी में ये यात्रा वृतांत का वर्णन है। और ये इस यात्रा पे जो लेखक हैं तो यानी कि इस यात्रा वृतांत का जो वर्णन है तो ये 1989 में इसका वर्णन किया गया था लेखक के द्वारा। तो ये यात्रा वृतांत है। अगला है
गंगटोक जाय में कौन नदी कछारे जाय पड़ है। ठीक है, तो यानी कि गंगटोक जब हम जाते हैं तो वो कौन सा नदी का कछार यानी कि किनारा मिलता है जिससे होके हम गुजरते हैं। तो गंगटोक कहाँ पे है, सबसे पहले याद रखिए कि गंगटोक कहाँ पे है। तो ये है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम का राजधानी है गंगटोक। और सिक्किम से ही जो है तो वो तीस्ता नदी मिलके जो है तो वो जमुना नदी जो ब्रह्मपुत्र है तो उसमें मिलता है तीस्ता नदी। तो ये जो है तीस्ता नदी के किनारे स्थित है गंगटोक। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी, तीस्ता नदी। ठीक है, तो गंगटोक जाने के क्रम में ही जो है हमें तीस्ता नदी मिलता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा तीस्ता। और ये जो गंगटोक यात्रा है तो ये कौन सा यात्रा वृत्तांत में इसका बारे में जिक्र है। तो एक खोटा भाषा में यात्रा वृत्तांत है दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा, जिसको लिखा है चतुर्भुज साहू ने। चतुर्भुज साहू। इसको कैसे याद रखेंगे कि जैसे जो साहू मूवी है तो साहू मूवी याद रखिए कि कहाँ पे शूट हुआ है, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग गंगटोक में। ठीक है, दार्जिलिंग और गंगटोक में शूट हुआ है। तो उसे हमें तुरंत याद, जैसे भी खोटा में क्वेश्चन दिखेगा कि दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा वृत्तांत, तुरंत एकदम दिमाग में आ जाएगा साहू मूवी। और साहू से क्या हो जाएगा, चतुर्भुज साहू। तो चतुर्भुज साहू जो है तो वो इसके लेखक हैं दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा का। और ये जो यात्रा वृत्तांत है दार्जिलिंग गंगटोक यात्रा के बारे में जो वर्णन है तो ये गद्य पद्य संग्रह में मिलता है हमें, खोटा गद्य पद्य संग्रह में। एक मिनट, एक मिनट। अगला है, अगला सवाल है उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास, ये कैसा रचना है खोटा का। क्या ये कहानी है, एकांकी है, संस्मरण है, या आ, कहानी है, एकांकी। ये एकांकी दो बार आ गया तो यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए, यात्रा वृत्तांत वगैरह कुछ भी। ठीक है, तो ये किस प्रकार का रचना है खोटा का, उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास। तो ये आपका है संस्मरण। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ये संस्मरण है, उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास। तो ये संस्मरण है। संस्मरण क्या होता है, किसी व्यक्ति से हम मिलते हैं तो उसके बारे में जो हम एक्सपीरियंस किए हैं उस मिलन के बारे में, तो उसके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं, तो उसी को संस्मरण कहा जाता है। तो ये जो संस्मरण है तो ये किस व्यक्ति से संबंधित है, राधा कृष्ण से। राधा कृष्ण से संबंधित है। और राधा कृष्ण से कौन मिला था, तो इसके जो लेखक हैं उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास वो मिले थे। और लेखक कौन है इसके, तो ये है गोविंद महतो जंगली। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ लिया जाए कि उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास के लेखक कौन है, तो ये है गोविंद महतो जंगली। और किस व्यक्ति पे लिखा गया है ये संस्मरण, तो राधा कृष्ण पे लिखा गया है। गोविंद महतो जंगली जो है तो ये राधा कृष्ण से मिलने के लिए कब गए थे, तो ये 1986 के आसपास, मतलब कि इस संस्मरण को लिखा गया था। और ये राधा कृष्ण से मिलने के लिए जो है रामगढ़ से रांची गए थे, रामगढ़ से रांची। तो इतना याद रखना है कि उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास जो है तो ये लिखा गया है गोविंद महतो जंगली के द्वारा। ये एक संस्मरण है, किस पे लिखा गया है, राधा कृष्ण पे। कब लिखा गया था, तो 1986 के आसपास लिखा गया है। और ये राधा कृष्ण से मिलने के लिए कहाँ गए थे, रांची गए थे, रामगढ़ से। अगला है पुट्टी और पालू में कैसन नाता है। तो सबसे पहले याद रखें कि पुट्टी और पालू क्या है, तो ये खोटा का शब्द चित्र है, शब्द चित्र। और इस शब्द चित्र पुट्टी और पालू के जो लेखक है तो वो कौन है, तो वो है ए के झा। यानी कि ए के झा जो है तो इस शब्द चित्र के लेखक है पुट्टी और पालू के। और यहाँ पे ये जो दो नाम है पुट्टी और पालू, तो इनके बीच में कैसा नाता है, तो ये कौन है, तो ये पति पत्नी है। पालू जो है तो ये पति रहता है और पुट्टी जो है तो ये पत्नी का नाम है। मतलब कि पालू की पत्नी है पुट्टी, जो कि जहर खा लेती है। तो ये सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन जो है तो वो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो पुट्टी जो है तो ये जनी हो गया। और पालू जो हो गया जनी, पालू जो है तो वो मर्द हो गया। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। यानी कि जनी मर्द यानी कि पत्नी पति का संबंध है पुट्टी और पालू के बीच में। अगला है संकरी नदी कच्छार कौन जिला में पड़े है। तो ये जो संकरी नदी कच्छार है तो ये कौन सा जिला में पड़ता है, तो इसके लेखक सबसे पहले याद रखिए कि संकरी नदी कच्छार के जो लेखक हैं तो वो कौन है, तो वो है शिवनाथ प्रमाणिक। शिवनाथ प्रमाणिक। शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा दो यात्रा वृत्तांत लिखा गया है, एक है संकरी नदी कच्छार और दूसरा जो है तो वो है माना गावेक टान। तो ये जो संकरी नदी कच्छार है तो इसके भी लेखक है शिवनाथ प्रमाणिक। और यहाँ पे संकरी नदी कच्छार जो है तो ये इसमें कौन सा जिला का वर्णन है, झारखंड का, तो ये गिरिडीह जिला का वर्णन है।
गिरिडीह जिला में ही आपका देवरी प्रखंड, गिरिडीह जिला में कौन सा प्रखंड है? देवरी प्रखंड। और इसी का वर्णन है इस यात्रा वृतांत में। गिरिडीह में जो देवरी प्रखंड है तो यही मिलन स्थल है 3 जिलों का। बिहार का कौन कौन सा? तो एक हो जाएगा नवादा, जमुई और गिरिडीह। ठीक है, तो गिरिडीह से जो है इसी जगह पे, मतलब कि गिरिडीह से कौन कौन जिला सटा हुआ है बिहार का? नवादा और दूसरा जमुई। तो ये जो देवरी प्रखंड है तो ये मिलन स्थल है इन नवादा और जमुई का। तो उसी का वर्णन है यहाँ पे सकरी नदी कछार में। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। गिरिडीह जिला में पड़ रहा है ये सकरी नदी कछार। अगला है हमर हाथेक एक मिनट। अगला है हमर हाथेक माला कौन किताब के कविता लागई? यानी कि जो ये कविता है हमर हाथेक माला, तो ये कौन सा किताब का कविता है? तो ये है आंखिक गीत। और आंखिक गीत जो पुस्तक है तो इसमें टोटल 72 कविता है। 72 में से भी याद रखिए मूल कविता है 71 को, और जो 72वां कविता है तो वो छनिका के रूप में है, जिसमें कि 11 छनिका है। ठीक है, तो ये आंखिक गीत के लेखक कौन है? तो ये इसका लेखक का भी नाम याद रखिए, ये कौन है? श्रीनिवास पानुरी। तो हमर हाथेक माला जो है तो उन्हीं के द्वारा लिखा गया कविता है, जो कि आंखिक गीत नामक पुस्तक में संकलित है। अगला है खोठा, एक मिनट। अगला है खोठा काठे पैदे खंडी में कई गो कविता छपल है? तो ये जो पुस्तक है खोठा काठे पैदे खंडी, तो इसका सबसे पहले जो रचनाकार हैं उनका नाम याद रखना है, एके झा है। एके झा, यानी कि पूरा नाम है अजीत कुमार झा। और इस पुस्तक में टोटल कविता जो है तो वो है 19। तो राइट आंसर बी हो जाएगा 19। देखिए खोठा में जो है जो सिलेबस जो पद भाग है तो उसमें 4 कविता संग्रह के बारे में वर्णन है। एक है दामोदर कोराएं जिसमें कि 6 सर्ग या 6 भाग है। दूसरा जो है तो वो है आंखिक गीत जिसमें कि 72 कविता है। इसके बाद तीसरा जो है खोठा कोठे पैदे खंडी पढ़ना है जिसमें कि 19 गो कविता है। उसके बाद एक मौनी फूल जो है तो उसमें 31 कविता है। इसी तरह जो सौंध माटी पुस्तक है तो उसमें सौंध माटी पुस्तक में टोटल कहानी जो था तो वो 10 कहानी है, लेकिन कविता जो है तो वो 31 कहानी है। तो इस तरह से याद रखें, आपको याद हो जाएगा। अगला है खोठा संज्ञा में कई गो भेद हव है? ठीक है, तो खोठा में जो संज्ञा है तो उसका कई गो भेद होता है? तो ये 5 भेद होता है। और ये 5 भेद कौन कौन होता है? एक होता है बेगैत वाचक, जायत वाचक, जिनिस वाचक। चौथा जो होता है तो ये होता है गौठ वाचक यानी कि समूह वाचक। और पांचवा जो होता है तो वो होता है भाववाचक यानी कि गुणवाचक। ठीक है, तो 5 भेद है संज्ञा का भी खोठा में। अगला है मीरा चाही गोला नहीं कविता केंद्रीय भाव की है? ठीक है, तो खोठा में कविता है मीरा चाही गोला नहीं, तो इसका जो मुख्य भाव है तो वो क्या है? सबसे पहले याद रखिए कि मीरा चाही गोला नहीं जो ये कविता है तो ये कौन सा बुक में है? तो ये जो खोठा भाषा का एके झा के द्वारा जो लिखा गया है खोठा काठे पद्य खंडी, जिसमें कि 19 कविता है। उसी 19 में से एक कविता का नाम है मीरा चाही गोला नहीं। और उस कविता में मीरा शब्द प्रयोग किया गया है किसके लिए? तो मीरा शब्द प्रयोग किया गया है साथी के लिए। और जो गोला शब्द प्रयोग किया गया है तो ये मालिक के लिए। यानी कि जैसे कि जो शादी होता है, व्यक्ति का शादी होता है तो उसके बाद जो पुरुष है तो वो मालिक की तरह बिहेव करता है अपनी पत्नी से। और जो पत्नी होता है यानी कि पत्नी, तो पत्नी का मालिक की तरह बिहेव करता है कौन? पति। तो यहाँ पे इस कविता के माध्यम से एके झा ये दिखाना चाहते हैं कि जो महिला है जिसके साथ मतलब कि जिसका विवाह हुआ है तो उसको मालिक नहीं चाहिए बल्कि उसको एक जीवन साथी चाहिए। ठीक है, तो मालिक की तरह बिहेव करेंगे तो जो रिश्ता है वो अच्छा नहीं होगा, और वहीं पे दोस्त की तरह बिहेव करेंगे तो जो रिश्ता है तो वो बहुत अच्छा से निभाया जा सकता है। तो ये जो है तो ये किस तरह का कविता है? मुख्य भाव जो है तो ये नारी चेतनाक भाव है, यानी कि नारी के बारे में ही वर्णन किया गया है कि नारी को जो है मालिक नहीं चाहिए बल्कि साथी चाहिए। तो ये नारी चेतना का भाव लिए हुए है ये कविता आपका मेरा चाहिए कोला नहीं। अगला है आज़ादी कविता कौन किताब से लेल गेल है? तो ये आज़ादी कविता कौन किताब से लिया गया है? तो ये लिया गया है एके झा का ही पुस्तक जो है
जिसमें कि 19 कविता है खोठा कोठे पैदे खंडी उसमें से। तो आज़ादी जो है तो उसी का भाग है खोठा कोठे पैदे खंडी का, जिसका रचना जो है तो ये 1964 में हुआ था और रेडियो में प्रकाशन हुआ था 1983 में। अगला है डाह नाटक में कई गो दृश्य है। ठीक है, तो डाह नाटक में कई दृश्य है, तो इसमें जो है सबसे पहले डाह नाटक जो है तो याद रखिए कि डाह नाटक में टोटल 3 खंड है। ठीक है, और डाह नाटक में मोहरा कितना है, मोहरा, तो डाह नाटक में मोहरा की संख्या है 11। और 3 को भी जो है जैसे कि पहला खंड है उसमें 4 मोहरा, दूसरा खंड जो है तो उसमें भी 4 मोहरा, उसके बाद जो तीसरा खंड है तो उसमें 3 मोहरा, तो इस तरह से टोटल 11 मोहरा है। तो राइट आंसर हो जाएगा कई को दृश्य है, तो ये 11 हो जाएगा। तो डाह नाटक में 11 दृश्य है। ठीक है, ये याद रखना है। इसी तरह पूछ लेता कि जो अजगर नाटक है, अजगर नाटक, तो उसमें कितना दृश्य है, तो उसमें अजगर नाटक में 16 दृश्य है, 6 + 4 + 6, और अंक कितना है 3 अंक। पहला अंक में 6 गो हो जाएगा दृश्य, दूसरा अंक में 4 गो दृश्य, और तीसरा जो अंक है तो उसमें 6 दृश्य। तो अजगर में कितना दृश्य है 16 दृश्य, और अंक कितना है 3। इसी तरह जो चाबी काठी नाटक है तो उसमें जो है कितना दृश्य है, तो उसमें 20 दृश्य है, और जो उद्भासल कर्ण है तो उसमें 11 दृश्य है। अगला है खोठा निबंध में कई गो निबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर है तो खोठा निबंध में 12 निबंध है। लेकिन अभी आप अगर पृथ्वी पब्लिकेशन का बुक खरीदते हैं तो उसमें जो ये खोठा निबंध जिसको लिखा है BN नौदार के द्वारा लिखा गया है, तो उसमें जो निबंधों की संख्या है टोटल है 17। लेकिन जो JSSC का सिलेबस है तो उसमें मात्र 12 ही पढ़ना है। ठीक है, तो खोठा निबंध जो पुस्तक है तो उसमें टोटल निबंधों की संख्या है 17, लेकिन यहाँ पे 17 नहीं है बल्कि ये 12 है। ठीक है, तो राइट आंसर 12 हो जाएगा इसका। और ये भी याद रखने हैं कि खोटा निबंध में अगर ऑप्शन मिलेगा 17 तो 17 पे टिक करना है, क्योंकि जो पृथ्वी प्रकाशन है अभी जो बुक आया है तो उसमें 17 निबंध है। ठीक है, तो 17 याद रखना है। और पहले आया होगा मतलब कि पहला प्रकाशन तो उसमें 12 निबंध उसमें रहा होगा, लेकिन वर्तमान में इसमें 17 निबंध है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है, 17 निबंध होगा इसका राइट आंसर। अगला है दामोदर कोराई के प्रकाशन कहाँ से भैल है। ठीक है, तो दामोदर कोराई हमने पहला जो आज का क्वेश्चन था उसमें हमने डिस्कस किया था कि इसका जो प्रकाशन वर्ष है तो ये 1986 था, जिसके लेखक शिवनाथ परमाणिक है। दामोदर कोराई के 6 भाग है, और इसका जो प्रकाशक है तो वो है छोटा नागपुर खोठा विकास केंद्र बोकारो। ठीक है, तो छोटा नागपुर खोठा विकास केंद्र इसके प्रकाशक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है छोटा नागपुर विकास खोठा विकास केंद्र बोकारो इसका राइट आंसर है। और कब प्रकाशित हुआ था 1986 में। लेखक का नाम पूछ लिया जाए शिवनाथ परमाणिक हो जाएगा। भाग 6 भाग।